हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग, जो कि इस बार हम करेंगे डिजिटल बोर्ड पे। अब इस चीज से बहुत सारे बच्चे तो खुश होंगे कि सर ने हमारी बात मान ली, और बहुत सारे बच्चे दुखी होंगे कि सर ने हमारी बात नहीं मानी। तो आप ये मान के चलें कि ये वीडियो डिजिटल बोर्ड पे जो मैं बना रहा हूं, ये ट्रायल वीडियो है। अगर इसमें एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से वापस से बुक पे आ जाएंगे। हाँ, ये मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूंगा इस वीडियो के बाद। वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट करें कि हाँ सर क्वालिटी ठीक है, या मुझे डिजिटल बोर्ड पे समझ में आ रहा है, या बुक पर ही ठीक था। क्योंकि देखो, जो मेजोरिटी कहती है ना, उसकी बात को थोड़ा सा समझना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो हमने जब टेलीग्राम पर पोल किया था, तो उसमें पूछा था कि भाई आपको बेटर किस में रहेगा, बुक पर जो हम पढ़ा रहे थे उसमें, या फिर डिजिटल बोर्ड पे। तो आप सभी लोग समझते हैं, जो भी टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, कि भाई करीब 8638 स्टूडेंट्स ने वोट किया, जिसमें से 2795 मतलब 2795 स्टूडेंट्स ने कहा कि सर बुक पे ठीक है, और बाकी के स्टूडेंट्स जो कि 68% थे अप्रॉक्स, उन्होंने कहा सर डिजिटल बोर्ड पे। मुझे काफी सारे इंस्टा पर भी मैसेजेस आए, तो मैंने कहा चलो एक बार आपको बच्चों की बात को समझते हुए हम डिजिटल बोर्ड पे इस थर्ड चैप्टर को करके देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करिए, मैं भी देखूंगा कि क्या चीज बेटर है, और अगर बुक बेटर होगी इसकी कंपैरिजन में तो बुक पे करेंगे, अदरवाइज इस पे करेंगे। ठीक है, ठीक, खुश हो। चलिए, थोड़ा सा मेरी हेल्थ अभी इस समय ब्रेकडाउन चल रहा है, काफी ज्यादा खराब है, तो मैं काफी धीमे धीमे काम कर पा रहा हूँ। 7 दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, उसकी एडिशनल एक्सरसाइज थोड़ी सी बाकी है। मैं भूला नहीं हूँ, वो भी कराऊंगा। लेकिन अभी मुझे टाइफाइड हो रखा है, इसलिए हम अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी से सारी चीजें वापस से लाइन पे आए। क्लियर। तो अभी हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पर, जो कि है एनसीईआरटी का। कहाँ गया भाई, चलिए ये रहा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है, और ये हमारी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जो है, ये चैप्टर थर्ड चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 फिजिक्स। और ये जो हमारी लेटेस्ट बुक है 23-24 के लिए, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, रेशनलाइज्ड 2023-2024, है ना। तो ये एकदम लेटेस्ट बुक है, इसमें आपको कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार बच्चे कह रहे थे, आप जो जो कहते जाओगे उन सारी बातों पर ध्यान रखा जाएगा, टेंशन ना ले। देखिए जरा, अभी देखो यहाँ पर जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जा रहा है। In chapter 1, all charges, whether free or bound, were considered to be at rest. Charges in motion constitute an electric current. Such current occurs naturally in many situations. क्या कह रहा है कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि चाहे वो फ्री चार्जेस हो, जैसे कि किसी सरफेस पे, किसी मेटल में, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इलेक्ट्रॉन्स, ये भले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इनको ये परमिशन नहीं थी कि ये घूमने लग जाएं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमने लग जाएं। हाँ, या इस मेटल पे हमने चार्ज दे दिया, इनको परमिशन नहीं थी कि ये चार्ज मोशन में आ जाए। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था कि चाहे फ्री चार्जेस हो, मतलब जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर बाउंड चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन जो अपने एटम को छोड़ के नहीं बाहर जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार का चार्ज हो, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि ये सभी चार्जेस कैसे कंसीडर करेंगे, रेस्ट में कंसीडर करेंगे। क्लियर। चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है कि जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो करंट बनाते हैं, फ्लो बनाते हैं, धारा बनाते हैं। हाँ, सच करंट अकर्स नेचुरली इन मैनी सिचुएशन। और ऐसा करंट नेचुरली भी कई सिचुएशंस में होता है। नेचुरली करंट कहां प्रोड्यूस होता है, करंट तो हमारे वायर्स में फ्लो होता है, नेचुरली करंट कहां फ्लो होता है, तो उस चीज के बारे में यहां पर कहा जा रहा है। लाइटनिंग इज वन सच फेनोमेना इन विच चार्जेस फ्लो फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ थ्रू द एटमोस्फेयर। तो क्या कह रहा है कि जो लाइटनिंग जो होती है, जो बिजली जो कड़कती है आसमान में, उसमें क्या होता है, उसमें चार्जेस का फ्लो क्लाउड से अर्थ तक होता है। और ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कैसी इलेक्ट्रिसिटी है,
क्लाउड्स में क्या होता है एक्चुअल में, आइस फ्लेक्स होते हैं, आइस के पीसेस होते हैं, है ना। तो रबिंग होने के कारण से इसके अंदर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। लेट्स से इसके लोअर पार्ट पे क्लाउड के नेगेटिव चार्ज आ गया और ये फिर ग्राउंड है, ये क्या है, ये ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड में भी जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज, अभी बीच में क्या होता है, बीच में तो एयर होती है, तो चार्जेस यहां से यहां तो डायरेक्ट नहीं आ सकते। लेकिन जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत ज्यादा स्पीड से कहां जाते हैं, ये नीचे आ जाते हैं और अर्थ पे जाकर गिर जाते हैं। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं कि भाई लाइटनिंग हो रही है। क्या हो रही है, लाइटनिंग, मतलब इसी को हम बोलते हैं बिजली कड़क रही है। क्या कड़क रही है, बिजली कड़क रही है। बताइए जरा, तो आप यहां पर ये समझिए कि लाइटनिंग में भी क्या हुआ, जब बिजली कड़कती है तो उस समय क्या हुआ, उस समय चार्जेस क्लाउड से अर्थ पर आए, मतलब चार्जेस के पास एक पर्टिकुलर फ्लो था, चार्जेस के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। समझ में आ रही है। तो एक्चुअल में इसको हमने क्या बोला, इसको भी हमने बोला इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, ये इलेक्ट्रिक करंट नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और समझनी है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इस करंट को हम स्टोर नहीं कर पाते, पता नहीं कब गिर पड़े, है ना, एक बात। और ये करंट बहुत बहुत ज्यादा कई हजार एम्पियर्स का होता है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये जैसे हमारे नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं घर में जो बोर्ड लगे होते हैं उनमें 6 एम्पियर 12 एम्पियर मैक्सिमम 16 एम्पियर तक करंट फ्लो होता है। लेकिन ये जो करंट जो आता है ये कई हजार एम्पियर का होता है। आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर इंसान पे गिर जाए किसी चीज पर तो वो चीज डायरेक्ट जल के राख हो जाती है कि नहीं, खत्म बिल्कुल, समझे। तो इसको अपन कौन सा करंट बोलते हैं, ये करंट क्या अपने हाथ में था, क्या ये करंट कंट्रोल में था, नहीं था ना। तो करंट भी फिर दो टाइप का हो गया, एक हो गया स्टीडी करंट, स्टीडी जो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो, और एक हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट, एक हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है। इंस्टेंटेनियस करंट किसी बहुत छोटे से टाइम के लिए फ्लो होता है, या कहें कि भाई वहां जनरेट होता है। तो जो लाइटनिंग जो हो रही है, इस समय जो चार्जेस का डिस्चार्ज हुआ, ये कौन सा करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो हुआ और बाकी खत्म। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हमने स्टोर नहीं कर पाया। तो बताओ ये कैसा है, ये एकदम डेंजरस करंट है। हाँ, ये कैसा है, एकदम डेंजरस। तो आगे की लाइन में पढ़ते हैं कि लाइटनिंग इज वन ऑफ सच फेनोमेना फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ, जहां पे जो चार्जेस का डिस्चार्ज होता है, समटाइम्स विद डिजास्ट्रस रिजल्ट। कई बार इसका जो रिजल्ट है वो काफी डिजास्ट्रस हो सकता है। द फ्लो ऑफ चार्जेस इन लाइटनिंग इज नॉट स्टीडी, चार्जेस का फ्लो स्टीडी नहीं है। बट इन आवर एवरीडे लाइफ वी सी डिवाइसेस वेयर चार्जेस फ्लो इन स्टीडी मैनर। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ जैसे कि मोबाइल में, चार्जर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टीवी में जो फ्लो देखते हैं चार्जेस का, वो एक कांस्टेंट फ्लो देखते हैं, स्टीडी फ्लो देखते हैं, कंट्रोल्ड फ्लो देखते हैं। कैसा कंट्रोल फ्लो, जैसे कि पानी नदी में स्मूथली फ्लो होता है, जैसे कि सेल ड्रिवन क्लॉक, मतलब हमारी घड़ी में एक कांस्टेंट रेट से बराबर बराबर करंट फ्लो होता है, तभी तो उसका कांटा एक कांस्टेंट रेट से घूमता है। तो ये सारी चीजें यहां पर दी हुई है कि भाई ये कांस्टेंट जो स्टीडी करंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। बताइए समझ में आ रहा है। In the present chapter, इस चैप्टर में we shall study some basic law of concerning steady electric current। तो कह रहा है दोस्तों कि इस चैप्टर में हम कुछ स्टीडी करंट्स के जो बेसिक लॉज हैं उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्टीडी करंट किस तरीके से फ्लो होता है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? आप बस इस वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका कोई भी पार्ट टेलीग्राम पर आपको नहीं मिलेगा। रीजन उसका यह है कि यहां पर ना जब हम पीडीएफ पे पढ़ाते हैं तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से आता है कि अभी आपके सामने सब इरेज हो जाएगा, उसके बाद ही स्क्रॉल डाउन हो पाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको यहाँ पे समझ में आया। कमेंट करना जरा, आपके लिए कुछ खुशखबरियां भी आने वाले समय में आने वाली है, 1 जून का इंतजार करना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और देखो अभी यहां से जो हेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अभी हम जरा एनसीईआरटी की भाषा में समझते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एनसीईआरटी एकदम बहुत ज्यादा ही आसान है, लेकिन आप सभी समझते हैं कि एकदम डरा दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी नहीं समझ आएगी। तो मैं आपके साथ हूं, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझा के रहूंगा। हाँ, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले देखो पढ़ते हैं ये हेडिंग 3.2 में क्या लिखा है। इमेजिन
a small area held normal to the direction of flow of charges. Both the positive and negative charges may flow forward and backward across the area. क्या कह रहा है कि मान के चलो ये आपके पास एक कंडक्टर होगा, ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में मान के चलो कि भाई चार्जेस फ्लो, आपने एक छोटा सा एरिया लेट्स से यहाँ पे कंसीडर कर लिया और आपसे कह रहा है कि भाई इस एरिया से चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे, तो हो सकता है कि इस एरिया से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हो और नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ चार्जेस ऐसा थोड़ा ना है कि सभी जैसे रैंडम मोशन भी अगर हो रहा है एक कंडक्टर के अंदर, तो चार्जेस कुछ यहां जा रहे होंगे, कुछ यहां जा रहे होंगे, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, तो मतलब जो मोशन है चार्जेस का वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। क्लियर? तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इमेजिन करो कि स्मॉल एरिया है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ये एरिया कंसीडर कर लिया। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फ्लो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस द एरिया। समझ में आ गया कि यहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है चार्जेस का इन गिवन टाइम इंटरवल टी। क्या कह रहा है कि इन ए गिवन टाइम इंटरवल टी लेट क्यू पॉजिटिव बी द नेट amount of positive charge that flows in forward direction of across the area. Similarly, let q negative be the net amount of negative charge flowing across in the forward direction. क्या कह रहा है? देखो मैं आपको समझा दूं, कह रहा है कि भाई आपने जो एरिया कंसीडर करा है उसमें q पॉजिटिव चार्ज और q नेगेटिव चार्ज दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहे हैं, ये कह रहा है। ये आपके पास एक कंडक्टर है और ये एक छोटा सा हमने एरिया मान लिया, तो कह रहा है कि कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज दोनों ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहे हैं, तो जो करंट है, देखो करंट एक्चुअल में क्या होता है, करंट एक्चुअल में होता है I इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, या मैं ऐसे बोल दूं नेट चार्ज पासिंग थ्रू एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर कह रहा है कि जो करंट जो बनेगा दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन नेट चार्ज, मतलब 5 जैसे +5 कूलाम इस साइड को चार्ज गया और इसी साइड -2 कूलाम मतलब नेगेटिव चार्ज आगे बढ़ गया, तो जो नेट चार्ज होगा दैट विल फॉर्म करंट दैट विल बी 5 कूलाम -2 कूलाम, तो जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी 3 कूलाम अपॉन में जो भी टाइम लगा है उसका डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो बस वही चीज ये वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी कंडक्टर में कोई एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करके रखा है, तो जो चार्ज बनेगा दैट विल बी ड्यू टू जो करंट बनेगा दैट विल बी ड्यू टू नेट चार्ज। क्लियर है? मतलब किसी कंडक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में, लेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही प्रकार के चार्जेस आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो करंट बनेगा दैट विल बी ड्यू टू नेट चार्ज। क्लियर है? हेलो, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? नाउ आगे क्या कह रहा है इसमें, यहां पर देखो, यहां पर देखिए, यहां पे कह रहा है करंट जो होगा दैट विल बी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इस चीज को हम समझते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इज डिफाइंड टू द, ये करंट की बात कर रहा है, इज डिफाइंड टू बी द करंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव नंबर इट इंप्लाइज करंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं एक चार्ज में से मतलब इस 5 कूलाम -8 कूलाम हुआ, तो जो नेट जो करंट मिलेगा मुझे कहां मिलेगा, नेगेटिव या बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? वो ये चीज कहना चाह रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन को, जो नेट चार्ज अगर नेगेटिव आया है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने क्या बात करी, करंट्स आर ऑलवेज नॉट स्टेडी, करंट हमेशा स्टेडी नहीं होते। करंट कैसे होते हैं, कई बार करंट जो होते हैं ये एक छोटे से टाइम के लिए फ्लो होते हैं, है ना, छोटे से टाइम के लिए फ्लो होते हैं। इसका मतलब हम बोलते हैं कि छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फ्लो होता है। अब छोटा सा टाइम इंटरवल है तो फिर जो चार्ज का फ्लो होगा दैट विल बी आल्सो छोटा सा, है ना। तो क्या बोल रहा है, करंट्स आर नॉट ऑलवेज स्टेडी, हेंस मोर जनरली वी डिफाइन करंट अक्रॉस एज फॉलोज। बोला कभी मतलब हमेशा करंट स्टेडी नहीं होता, इसलिए हम ये कंसीडर करते हैं लेट डेल क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग डेल टी टाइम इंटरवल। क्लियर है? तो कह रहा है कि हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे, I इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी,
क्योंकि हर जरूरी नहीं होता कि हमेशा करंट लगातार फ्लो होता रहे। अगर थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए फ्लो हो रहा है तो वहां पे थोड़ा सा चार्ज मतलब डेल क्यू हम लेंगे। अगर टाइम बहुत छोटा होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना, द करंट एट टाइम टी अक्रॉस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डेल क्यू टू डेल टी। ये हमने समझ लिया। आगे क्या कह रहा है, इन द लिमिट ऑफ डेल टी टेंडिंग टू जीरो, यदि डेल टी मतलब जो टाइम है, यदि ये कैसा है, यदि ये बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, टाइम डेल टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो हम करंट को क्या कंसीडर करेंगे, जब चेंज बहुत छोटा हो जाता है तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, dq बाय dt। क्या कंसीडर करेंगे, जब चेंज बहुत छोटा होता है तो हम डेल्टा की जगह ये dq लिखेंगे और इसकी जगह dt लिखेंगे। तो उसने फॉर्मूला बनाने का जो मेथड है वो हमें इस पैराग्राफ में यहां पर 3.2 तक बता दिया है। आगे क्या कह रहा है कि इन एसआई यूनिट, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ये हमें बताया जा रहा है। और आगे हमें ये बता रहा है कि एक एम्पियर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से डिफाइन कर सकते हैं। दैट विल स्टडी इन द फॉलोइंग चैप्टर, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एम्पियर को टिपिकली अगर हम ये देखें, एम्पियर इज टिपिकली द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट्स इन डोमेस्टिक अप्लायंसेज। मतलब एम्पियर का जो मैग्नीट्यूड है ये नॉर्मली जनरली जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज के लिए काफी कम होता है, लेकिन जो एवरेज लाइटनिंग जो करंट कैरी करती है ये कई 10,000 एम्पियर्स की होती है। जो लाइटनिंग जो बिजली ऊपर से गिरती है कई हजार एम्पियर्स की होती है। जबकि हमारे नर्व्स में, हमारी बॉडी में जो सिग्नल फ्लो होता है ये किस फॉर्म में फ्लो होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। तो कह रहा है कि हमारे नर्व्स में जो करंट फ्लो हो रहा है ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। ठीक है, हम आ चुके हैं हेडिंग 3.3 पर। आप सभी लोग जल्दी से इसको, जो पेज नंबर है हमारा यही पेज नंबर है, बस हेडिंग 3.3 पर आ जाओ। क्लियर है? चलो इस 3.3 में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, उसका एकदम जो रस है वो आपको मिल रहा है इस चैप्टर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल टिक करके देखेंगे, क्योंकि जो बच्चा एनसीईआरटी को खत्म कर लेगा उसको दिमाग में ये होगा कि देखो सर मैंने वन शॉट भी लगाया है, मैंने एनसीईआरटी भी करी है, मैंने सर के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को लगाया है, अब मुझे थोड़ा सा और एडिशनल काम करना है तो बस फिजिक्स में बस मजा ही मजा आ जाएंगे। लेकिन जो आज इसकी रीडिंग को छोड़ देंगे फिर बाद में उनके दिमाग में जीवन भर एनसीईआरटी का जो डर है वो बना ही रहेगा। कोई कह देगा कि नहीं एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो आप मान लोगे कि हाँ समझ में नहीं आती, लेकिन आप एक बार पढ़ के तो देखें, आपको सब समझ में आएगा, है ना। कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो अपन पढ़ें, दिमाग लगाएं, सोचे समझें और अपन को समझ में ना आए। क्लियर है? इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और हाँ जो जो आपको डाउट्स प्रॉब्लम होती हैं उनको जरूर कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ, तो वहां तो मैसेज का हमने ऑप्शन रखा नहीं, बच्चे ढेर कर देंगे, 1 लाख बच्चे हैं, है ना, मैसेज कर करके। लेकिन हाँ जैसा आप लोग कहते हैं, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजें करते हैं, तो आप जरूर बताइएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या दे रहा है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। क्या कह रहा है कि यदि कोई चार्ज है तो इस चार्ज पे अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस पे ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगेगा। ठीक, और ये चार्ज क्या करेगा, एंड इफ इट इज फ्री टू मूव, और यदि ये चार्ज फ्री है, मूव कर सकता है, तो क्या करेगा, ये फिर एक करंट बनाएगा। दस इट विल दस मूव कंट्रीब्यूट टू अ करंट। अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के कारण ये चार्ज मूव करेगा इन डेफिनेट डायरेक्शन, और क्या बनाएगा, करंट। ये बात उसने यहां तक कही है। आगे हम बढ़ते हैं और क्या लिखा है, नेचर में फ्री चार्ज पार्टिकल डू एग्जिस्ट लाइक इन अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयनोस्फेयर। कह रहा है कि नेचर में भी फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने बोला ना कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, वैसे ही नेचर में भी फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं। कहां होते हैं सर? जैसे आपने लेयर्स नहीं पढ़ी, लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इस तरह से लेयर्स पढ़ी है। तो इस तरह से जो आयनोस्फेयर होता है, इस आयनोस्फेयर में बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। यहीं से जो सिग्नल्स वगैरह हैं ये कैरी करे जाते हैं, जो
टेलीविजन सिग्नल्स वगैरह, है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि आयनोस्फीयर में भी फ्री चार्जेस होते हैं। However, in atoms and molecules, the negatively charged electron, positively charged nucleons are bound to each other and are thus not free to move. तो क्या कह रहा है, जबकि यहां पर हमने बताया ना कि नेचर में आयनोस्फीयर में फ्री चार्जेस होते हैं। आगे उसने कहा यहां से हाउएवर इन एटम्स, जबकि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये बाउंड होता है। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं, दस नॉट फ्री टू मूव, है ना, और इसीलिए ये मूव नहीं कर सकते। जबकि बल्क मैटर की हम बात करें, एक सिंगल एटम की नहीं, बल्क मैटर की, जैसे कि इस माउस की मैं बात कर रहा हूं, है ना, जैसे इस माउस की बात कर रहा हूं या मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं, है ना, तो वो बल्क मैटर हो गया। कंडक्टर का भी अगर हम एक एटम लेंगे तो जरूर थोड़ी ना उसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। कंडक्टर के अंदर भी अगर मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि एक रफ अमाउंट में ले लूं 1 करोड़ एटम है, तो जरूरी नहीं होता कि 1 करोड़ ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो। 1 करोड़ एटम है तो उसमें से हो सकता है 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन हो, है ना। सारे के सारे एटम अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ पाते। तो बस वही चीज कह रहा है यहाँ पे, बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। बल्क मैटर जो होता है, बल्क मैटर मतलब एक कोई इकट्ठा एक सब्सटेंस हो गया, कोई मेटल कंडक्टर हो गया, मटेरियल हो गया, तो वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का बना होता है, वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल का बना होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होने के चांसेस बन जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है बल्क मैटर इज मेड ऑफ मैनी मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल एक ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे बता रहा है कि जैसे कि 1 ग्राम वाटर में 1 ग्राम वाटर कंटेन्स 1 ग्राम वाटर में अप्रॉक्स 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। These molecules are so closely packed, ये मॉलिक्यूल्स इतने क्लोजली पैक होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर अटैच्ड टू इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। मतलब ये मॉलिक्यूल इतने ज्यादा पैक होते हैं, इतने ज्यादा पैक होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस को छोड़ के, बिल्कुल मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको छोड़ के भी कई बार बाहर निकल जाता है। हाँ, इन सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन विल स्टिल बाउंड, कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में फिर भी बंधा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। दे विल नॉट एक्सेलरेट इवन इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कुछ मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बंधा ही होता है, उसको छोड़ के नहीं जाता, चाहे आप एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उसको खींचने की कोशिश करें। ठीक, आगे क्या दिया हुआ है, यहां पे लिखा है इन अदर मटेरियल्स, जैसे कि मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव। हम सभी जब समझते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्या बनाते हैं भाई, करंट बनाते हैं, डेवलप इलेक्ट्रिक करंट इन देम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो मेटल में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें जो चार्जेस का फ्लो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है और यहाँ पे करंट बनने लगता है। आगे हम बात कर लेते हैं, इफ वी कंसीडर, ये वाले पैराग्राफ से हम बात करेंगे, if we consider solid conductors then of course atoms are tightly bound to each other, है ना, so the current is carried by negatively charged electron। तो भाई मेटल्स की बात कर रहा है तो करंट कौन कैरी कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जबकि वो कह रहा है दूसरे कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर उनको कहा है जिनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पर कह रहा है मेटल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये करंट कैरी करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, मतलब वो केमिकल जो करंट बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप ये देख रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ कैन मूव। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब आयंस, जैसे कि Na+Cl नेगेटिव, H+Cl नेगेटिव, तो आयंस मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने वन शॉट जिन बच्चों ने देखा होगा, तो इसी तरीके से हम पूरा जो एक्सट्रैक्ट होता है आपको वन शॉट में प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं कि मेटल के अंदर नेगेटिव चार्जेस करंट बनाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस करंट बनाते हैं, जिसको आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बोला। ठीक, इन आवर डिस्कशन वी विल फोकस ओनली ऑन सॉलिड कंडक्टर। इस चैप्टर में हम सॉलिड कंडक्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आगे कंसीडर फर्स्ट केस व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देन इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग ड्यू टू थर्मल मोशन ड्यूरिंग व्हिच दे कोलाइड विद फिक्स्ड आयंस। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर आप एक नॉर्मल से कंडक्टर की बात करें तो हमने क्या कहा कि नॉर्मल से कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो क्या बोल रहा है कि इफ
व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ मोशन करेंगे ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, है ना। तो यहां पर क्या है, उनके पास कैसा मोशन होगा, सिर्फ थर्मल मोशन होगा, रैंडम मोशन करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ थर्मल एनर्जी होगी। एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद आयन इमर्जेस विद सेम स्पीड एज बिफोर द कोलिजन। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, इसने क्या बोला कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे मान के चलें कि ये वाले इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहां पर रखे एक आयन से टकरा जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जिस इंस्टेंट पे टकराएगा उस समय तो उसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही टकरा के ये आगे बढ़ेगा तो कह रहा है कि जितनी वेलोसिटी इसके पास पहले थी उतनी वेलोसिटी इसके पास फिर से हो जाएगी। तो बस यही बात यहां पर उसने कही है कि एन इलेक्ट्रॉन इमर्जेस विद द सेम स्पीड, वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि डायरेक्शन बदल जाती है ना, तो कह रहा है कि भाई जो स्पीड पहले थी वही स्पीड बाद में भी रहेगी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। हाउएवर इट्स डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है वो बदल जाती है कंप्लीटली, क्योंकि डायरेक्शन जो होती है ये रैंडम होती है। तो यहां पर आपने क्या पॉइंट सीखा, यहां पर आपने सीखा कि द स्पीड ऑफ, बोलो, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलना है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। क्लियर है, ये देखो कितनी अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, एट ए गिवन टाइम देयर इज नो प्रेफरेंशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये कोई फिक्स नहीं है ना, ये हमेशा रैंडम रहेगी। चलिए अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 83 पर। आगे इसमें क्या दिया जा रहा है इसको भी समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देखो जरा, हा, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये कंडक्टर है, हम सभी जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अगर हम बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन रैंडमली यहाँ जा रहे होंगे, कुछ यहाँ जा रहे होंगे, कुछ यहाँ जा रहे होंगे, तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो नेट चार्ज होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई करंट नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, लेट अस नाउ सी व्हाट्स हैपन टू द पीस ऑफ कंडक्टर इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। आगे जो बात कर रहा है ये देखो, नॉर्मल बात उसने क्या बोली, ये नॉर्मल कंडक्टर है, इसमें अगर हम ये देखें किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से तो चार्ज जितना इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना ही रैंडम चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जा रहा है। तो जो नेट चार्ज जो इससे बन रहा है दैट इज जीरो, तो कोई करंट इसमें से नहीं जो है फ्लो हो रहा है, तो हमें किसी प्रकार का करंट नहीं लगता। आगे उसने कहा कि माना कि अगर हम इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आप सभी होशियार बच्चे आप जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकने लग जाएंगे, ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे, उसी को हम ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे। लेकिन हम एनसीईआरटी की भाषा को एक बार समझ लेते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस टू सच piece of conductor if an electric field is applied. To focus our thoughts, imagine the conductor in shape of cylinder of radius r. ये कंडक्टर हम मान लेते हैं। Suppose we now take two thin cylindrical disc of dielectric of same radius and put plus q charge distribution and on one disc and minus q charge at other disc. समझाता हूँ सारी चीजें। We attach two discs on two flat surface of cylinder and an electric field will be created and is directed from the positive towards negative। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान के चलो ये नॉर्मल कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे हमने क्या करा कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही थी, लेकिन हमने क्या किया, ये सिलेंडर के फॉर्म में था तो हमने एक डिस्क ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू, जो कि यहाँ पे देखो मेंशन है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने प्लस क्यू लिया, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज ले लिया, और एक डिस्क ली जिसपे हमने माइनस क्यू चार्ज दिया, ये माइनस क्यू लिख लिया, और इस डिस्क को इस सिलेंडर पे ले जाके इसके दोनों फ्लैट फेसेस पे ले जाकर के चिपका दिया। ये ऐसे बोल रहा है, इसके फ्लैट फेसेस पे ले जाकर के चिपका दिया। तो बताओ क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बनती है, तो वो डायरेक्शन बताई। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां भाग रहा होगा तो फिर भी तो इस पे फोर्स पॉजिटिव की साइड पे ज्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय हल्का सा कहां खिसक जाएगा, यहां खिसक जाएगा।
अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस समय नीचे जा रहा है तो वो नीचे जाने के बजाय कहाँ जाएगा, हल्का सा पॉजिटिव की साइड। तो हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ खिसक जाएगा, पॉजिटिव की साइड। तो खिसकने को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगी इसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी क्या कहती है इसको हम समझ लेते हैं ना, आपके जो थॉट्स हैं वो मजबूत होंगे इन सारी चीजों को लेकर के। तो देखिए, तो क्या बोला हमने कि जो प्लस क्यू वाली प्लेट है और माइनस क्यू वाली प्लेट है, ये यहाँ पे दोनों के एंड पे जाकर के, फ्लैट एंड पे जाकर के हमने फ्लैट सरफेस पे चिपका दी। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इस फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्टेड होंगे। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, एक करंट बनेगा, लेकिन दे विल दस मूव टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इस ओर मूव करेंगे, जरा सोचो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा कि जब ये पॉजिटिव प्लेट से जाके टकराएंगे तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, जबकि पॉजिटिव चार्ज यहां जाके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ये वाली प्लेट न्यूट्रलाइज हो गई, जैसे ही ये वाली प्लेट न्यूट्रलाइज हो गई, इस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, तो बताओ जो भी करंट बना था वो सारा का सारा करंट हो जाएगा खत्म। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही पॉजिटिव ये जो प्लेट न्यूट्रलाइज होगी तो जो करंट जो बना था ये बहुत छोटे से टाइम के लिए बन के रह गया ना, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो करंट ये बना, ये कैसा करंट कहलाया, ये इंस्टेंटेनियस करंट कहलाया। तो आगे क्या दिया जा रहा है इसको हम समझ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव एज लॉन्ग एज क्या बोला आगे, ठीक है, they are moving will constitute electric current, hence in the situation there will be a current for a very short time, है ना। क्या बोल दिया हमने कि यहाँ पर जो करंट बनेगा ये बहुत छोटे से टाइम के लिए बनेगा। हम we can also imagine a mechanism where end of cylinder are supplied with fresh charges to make up for any charge neutralizes neutralized by electrons moving inside the conductor। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि जो फ्लैट सरफेस पर हमने चार्ज दिया था, ये एक ऐसा मैकेनिज्म आप कंसीडर कर लो कि जो चार्ज है यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुआ था, इसके न्यूट्रलाइज होते ही जस्ट इस पे और फ्रेश चार्ज हो जाए, इस पे और फ्रेश नेगेटिव चार्ज आ जाए, है ना। तो इसमें जो करंट है वो लगातार बनता रहेगा। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा जब हो सकता है जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाए रखेगी और नेगेटिव को नेगेटिव बनाए रखेगी। तो जो करंट यहाँ पे डिसअपियर हो गया था, ये करंट लगातार चलता रहेगा। ये हमसे एनसीईआरटी की ये लाइंस कह रही हैं। बताओ जरा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्या एनसीईआरटी सच में उतनी ही टफ है जितना आपने समझा था, या हम अगर लाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे जो है अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात, दिस विल रिजल्ट, तो हमने बता दिया ना, अगर आप ऐसा मैकेनिज्म अगर लगा लेते हैं, जैसे हमने बैटरी की बात करी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कंटिन्यूअस करंट जो है बन जाएगा, और इस करंट को हम स्टेडी करंट बोलेंगे। तो ये जो करंट है ये सेल्स या बैटरी के द्वारा मेंटेन करा जाता है, जो हमने अभी आपको यहाँ पे बताया। बताइए जरा, क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। आप सभी लोग समझते हैं ओम्स लॉ क्या है, लेकिन एनसीईआरटी की जुबानी हम इसको समझना चाहेंगे कि ये चीजों किस तरीके से बताता है, क्योंकि हम क्लास में तो आपको डायरेक्ट ये बताए हैं, या हमने ये बता दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करती है। ऑल्दो मैंने आपको ये भी बताया है कि लेंथ पे क्यों डिपेंड कर रही है, लेंथ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती घटती है, हाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लेन आपको करी है। लेकिन एनसीईआरटी किस तरीके से चीजों को बता रही है वो चीज भी तो अपन को समझना जरूरी है। चलिए ठीक है, आगे अब देखो क्या बात करते हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ए बेसिक लॉ रिगार्डिंग फ्लो ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय जीएस ओम। जीएस ओम मतलब जनरल साइंस ओम, हाँ। जीएस ओम का जो फुल फॉर्म है दैट इज जॉर्ज साइमन ओम। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि करंट के रिगार्डिंग एक जो बेसिक लॉ है ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1828 में, जो कि फिजिकल मैकेनिज्म, जो मतलब आज जो बैटरी का जो मैकेनिज्म हमें पता है ना, उस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। उससे भी बहुत पहले 1828 में जो ओम है उन्होंने करंट के ऊपर जो लॉ है ये बना दिया था, और उन्होंने बताया था
कि भाई जो करंट जो फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, ये पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, और यहां से उन्होंने लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड V इज इक्वल टू, यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ओम्स लॉ ये नहीं होता कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, ये आप सिंपल V इज इक्वल टू IR लिख दें, बोला सर ये ओम्स लॉ गया, नहीं। ओम्स लॉ आपसे सिंपल ये करा था कि मान के चलिए, मतलब ओम ने आपसे यही कहा कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, करंट उसी के हिसाब से बदलेगा। अगर आपने इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट भी इसमें 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप जैसा जैसा चेंज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करेंगे, वैसा वैसा ही चेंज करंट के साथ होगा, प्रोवाइडेड दैट आप इस कंडक्टर के साथ किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल चेंज है, जो फिजिकल चेंज है, वो ना करें। जैसे कि टेम्परेचर ना बदले, टेम्परेचर बदलता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर कोलिजन बढ़ जाता है, जिससे रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, तो फिर करंट भी सेम नहीं रह पाएगा। लेंथ बढ़ गई तब भी रेजिस्टेंस बदल जाएगी, करंट भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ वगैरह, ये सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, है ना। तो ये सारी ये बातें किसने कही थी, ये ओम ने हमें बताया था, ठीक है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसकी SI यूनिट ओम होती है, ये चीज हम जानते हैं। इसको हम इस ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ना केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, जबकि ये डायमेंशन पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे भी डिपेंड करती है। डायमेंशन मतलब यहाँ पे MLT नहीं है, यहाँ पर है कि डायमेंशन पे डिपेंड करती है, मतलब इसका जो शेप है, साइज है, उस पर डिपेंड करने वाली है कि लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ना। चलिए, तो आगे यहाँ पर ये बताया जा रहा है, कंसीडर ए कंडक्टर सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 3.3, मतलब ऐसा कंडक्टर हम कंसीडर कर सकते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है टू बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आपने कंडक्टर कंसीडर कर लिया इस तरीके का। हाँ, यहाँ पे कह रहा है आगे वाली लाइनों में कि मान के चलो आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया है A, तो उसके बाद अगर आपने और इस कंडक्टर में आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा B, और उसके बाद आगे कह रहा है कि आपने एक और कंडक्टर जिसकी लेंथ L है उसको ले जाकर के आपने इस तरीके से जोड़ दिया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया। तो कह रहा है कि जो करंट इस I में से फ्लो हो रहा था वही करंट ये वाले कंडक्टर से भी फ्लो होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं। जो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वही करंट इसमें से भी फ्लो होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सेम करंट को फ्लो कराने के लिए क्या यहाँ पर हमें जो सोर्स है उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं 4 रोटी खाता हूं और 4 ही रोटी बन रही हैं, मेरा एक और दोस्त आ गया, अब वो मेरे घर पे आया है, तो मैं उसको कम रोटी तो नहीं खिलाऊंगा ना, कम से कम मैं जितनी खा रहा हूं उतनी तो वो खाएगा ना, तो उसने भी 4 रोटी खाई। तो भाई जो रोटी बना रहा है उसकी भी तो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, वो भी तो डबल रेट से रोटी दे रहा हो ना। तो बस वही चीज कह रहे हैं कि इसमें से अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, हमने एक और लेंथ इसमें जोड़ दी, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो यहां पर भी क्या होगा, आपको सेम करंट फ्लो कराने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है पिछली बारी कंपैरिजन में आपको वो डबल करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 2V करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसमें सेम करंट जो है वो फ्लो हो पाएगा। यहां पर मैं आपको यही चीज पढ़ा देता हूं। The current flowing through the combination is same as the flow through the either of slab, मतलब जो पहली स्लैब में से फ्लो हो रहा था करंट वही दूसरी स्लैब में से फ्लो होगा। If V is the potential difference across the ends of first slab, then V is also the potential difference across the second slab. Since वो कह रहा है कि भाई अगर I करंट फ्लो होना है दोनों के अक्रॉस सेम जो है पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, अगर सबकी डायमेंशन वगैरह सेम है तो, ठीक है। तो उस तरीके से उसने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या बनाया कि भाई सेम करंट, वैसे फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस V/I, लेकिन यहाँ पर ये चीज उसने इस तरीके से बताई कि अगर सेम करंट आपको चाहिए दोनों स्लैब से तो पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको क्या लिख सकते हैं, R' = 2R यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उसने चीजों को बताया। और यहाँ पर क्या चीज बताई जा रही है, और उसने तो यहां पर ये चीज बताई गई कि लेंथ बढ़ाने से फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी प्रकार से उसने क्या बताया कि देखो अगर आप
कंडक्टर को इस तरीके से अरेंज कर देंगे, जैसे एक कंडक्टर है और इसको आपने दो पार्ट में कट कर दिया। यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। तो अगर आपने एक कंडक्टर को इस तरीके से दो पार्ट में कट कर दिया, ये ऊपर ये वाला पार्ट हो गया a/2 और ये वाला पार्ट हो गया a/2, लेंथ सेम है, तो भाई दोनों के अंदर जो करंट फ्लो होगा ये कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये करंट जो होगा ना ये दोनों में जाके बढ़ जाएगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, दोनों में जाके यहां से बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये एरो आप एक ही डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि यहां से मैं ऐसे पलट देता हूं, तो करंट ये बढ़ जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा I/2, नीचे वाले में जाएगा I/2, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, ठीक, बस करंट इस बार आधा हो गया। तो आपने जब हाफ एरिया कर दिया तो करंट भी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 2R हो जा रही है, डबल हो जा रही है। अगर आप लेंथ को डबल कर रहे थे तो भी हमने देखा कि रेजिस्टेंस डबल हो रही है। तो यहां से हमने जो रूल्स हैं वो सेट कर दिए, क्या कि रेजिस्टेंस लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और रेजिस्टेंस जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज हम डायरेक्ट अपने क्लासेस में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और फिर यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, तो यहां पर अपने पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस आप समझते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वो आपस में टकराते हुए बढ़ते हैं, कोलाइड करते हुए बढ़ते हैं, तो उस रुकावट को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब किसी कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी रुकावट है, उसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। बताइए ये बात क्या आपको क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, तभी मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो किस तरीके की होगी। हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ये सारी बातें चलो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे करंट डेंसिटी रह गया। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट। मतलब अगर आप ये एक मेरे पास कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर मैं यहाँ पर देखूं तो करंट की डायरेक्शन लेट से कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे इस तरह की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लूं जो कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, इसको मैं बोलता हूं करंट डेंसिटी, जिसको मैं कैपिटल J से रिप्रेजेंट करता हूं। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन सेम एज पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। चलिए, तो ये करंट डेंसिटी के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। करंट डेंसिटी का जो रिलेशन अगर हम ये देखते हैं तो ये हो जाता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा यहाँ पर आपको मेंशन शायद नहीं करा, लेकिन सिग्मा है कंडक्टिविटी, जैसे रो है रेजिस्टिविटी तो सिग्मा है कंडक्टिविटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देख, जैसे कि मान आप ये जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। अब मैं V जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस भी लिखता हूं, I रेजिस्टेंस को मैं क्या लिखता हूं, रो L बाय A लिखता हूं, L से L कैंसिल हो जाता है, तो E इज इक्वल टू I बाय A इंटू रो, ये बन गया। तो E इज इक्वल टू, एक मिनट, तो E इज इक्वल टू I बाय A को मैं करंट डेंसिटी J लिखता हूं और रो को ये लिखता हूं, तो E इज इक्वल टू J रो, ये भी मेरा फॉर्मूला बन जाता है। और अगर मैं इसी को बताना चाहूं कंडक्टिविटी के फॉर्म में, तो कंडक्टिविटी को क्या लिखता हूं, देखिए जरा, ये J रो फॉर्मूला बन गया ना, J रो, तो E इज इक्वल टू J बाय सिग्मा, ये फॉर्मूला बन जाता है कंडक्टिविटी के फॉर्म में, तो J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं और इन्हीं पर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, यहां तक जरूर से कमेंट करके बताना। अच्छा, आगे हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के ओरिजिन पर तो हमने बात कर ली है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, इस पर भी हमने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि जब हम किसी भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट्स से हमने ये बैटरी लगा दी, तो इसके ये वाला एंड नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला एंड इसका पॉजिटिव बन जाएगा। कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन। लेकिन होता क्या है
लेकिन होता क्या है कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन पहले इस डायरेक्शन में कर रहे थे, तो हल्का सा इन पे पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव पे फोर्स लगता है, ऐसे मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्टेड होगा, तो ये इस साइड को जाने की बजाय हल्का सा ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस साइड खिसक जाएगा। खिसकने को इंग्लिश में ड्रिफ्ट कहा जाता है, बहाव को ड्रिफ्ट कहा जाता है, तो इस वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला। तो रैंडम चार्जेस का मोशन अगर ऐसे होता तो वो ऐसे के बजाय हल्का सा ऐसे जाएगा, ठीक। अगर चार्ज ऐसे जा रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद वो हल्का सा ऐसे जाएगा, समझ गए? मतलब वो इतना, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। तो नेट चार्ज जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलोंग विद रैंडम मोशन आगे बढ़ने लगता है। तो यहां पर क्या दिया है, एज रिमार्क्ड बिफोर, इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन विद हैवी फिक्स्ड आयन बट आफ्टर कोलिजन इट विल इमर्ज विद सेम स्पीड। इस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। इफ वी कंसीडर ऑल इलेक्ट्रॉन विद देयर एवरेज वेलोसिटी v0, इफ वी कंसीडर ऑल इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात ना करें, तो अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये 0 हो जाएगी, क्योंकि वो सभी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे हैं। Thus, if there are n electrons, then velocity of ith electron, तो अगर वो कह रहा है कि अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो उनका जो सम होगा दैट विल बी 0, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद जब हमने डेरिवेशन करा था तो इन स्टेप्स को आगे हमने पढ़ा था कि लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे 2 टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू QE, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर E है तो यहां से हम जो एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज -EE/m। ये वैल्यू निकाल लेते हैं ना एक्सेलरेशन की, ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करा था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वन शॉट देखा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हम डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद जो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है, देखो इनकी लाइंस में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज VD इज इक्वल टू EE τ/m। यहां पे जो टाउ है, ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। आप सभी समझते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब मोशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो ये पहला कोलिजन, लेट्स से जैसे सॉरी ये मान के चलो ये पहला कोलिजन पहली बार टकराया और ये दूसरा कोलिजन, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकल के आ जाती है दैट इज EE τ/m। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव साइन जो दिखाया जाता है, ये जो आप नेगेटिव साइन देख रहे होंगे, ये बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ये मान लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। चलिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक एक बात जो है क्लियर कर दी है। क्लियर है ना? बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई ड्रिफ्ट के कारण ही यहाँ पे नेट ट्रांसपोर्ट हो पाता है चार्जेस का परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, ठीक है। नाउ तो जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट इंटेंसिटी का एक रिलेशन होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये डेरिवेशन वाला पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से इसको करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी, करंट का जो रिलेशन होता है, ये होता है I इज इक्वल टू NEA VD। ये रिलेशन होता है। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको समझना है कि ये जो E है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोटल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, NEA VD। इसके बाद अगर आप इसी चीज को करंट डेंसिटी, देखो ये लिखा है डेल टी का इंटू कर दिया यहाँ पे दोनों साइड, तो चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। अभी समझो, तो यहाँ पर I बाय A कर दो अपॉन में A, तो यहाँ बचेगा NEBD। तो भाई ये बन गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक। इनमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप BD की वैल्यू पुट कर दोगे, BD की वैल्यू J इज इक्वल टू
एन ई, बी डी की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम। तो देख लो जरा, यही तो फॉर्मूला निकाल के दिया है हमने करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। बताओ, तो बताओ, भले ही अपन एनसीईआरटी रीडिंग करें लेकिन कॉन्सेप्ट अपने सारे क्लियर हो जाएंगे, इनको मत देख लो भले ही, ठीक है, या देखना हो देखो आराम से, ये है आसान भाषा में हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी के हम कौन से पेज नंबर पे पहुंच गए हैं। तो बाकी अब जैसे आपने करंट डेंसिटी फॉर्मूला बनाया वैसे ही अब आप रेजिस्टिविटी का बनाओ, क्योंकि मैंने आपको अभी रिलेशन बता दिया था करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी का, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कुछ ये वाला, हाँ जी, अब देखिए जो बच्चे लगातार जो वन शॉट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये काफी बड़ा है, ठीक, लेकिन इस एग्जाम्पल को मैंने अपने जो प्रीवियस जो लेक्चर था वन शॉट जो इस साल के लिए लेटेस्ट है उसमें हमने इस एग्जाम्पल को कवर करा है बढ़िया से। आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वन शॉट देख लोगे सब क्लियर हो जाएगा। कमेंट करना कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा है प्रीवियस वीडियो में, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अभी हम आ जाते हैं 3.5.1 मतलब मोबिलिटी। अभी मोबिलिटी क्या होता है, देखो मोबिलिटी का जो मीनिंग है वो बना है मूवेबल से, भाई कोई चीज अगर मूव कर सकती है तो उसको अपन बोलते हैं मोबाइल, तो यहीं से बन गया मोबिलिटी। देखो जो चार्जेस होते हैं या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में कब मूव करते हैं, डेफिनेट डायरेक्शन में, जब उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं। तो याद रखिए कि मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कहीं ड्रिफ्ट स्पीड, मैग्नीट्यूड साइन लगाया है, यही तो है लाइन बाय लाइन का मीनिंग, कि हम जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लिया जाए। देखो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड का साइन लगाया, इसका मतलब ये है कि हम ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसे कई बार अपन ओनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर कोई मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं लगा के लिख देते हैं, तो उसका मतलब ही होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कर ही रहे हैं, है ना। तो चाहे उस केस में आप क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन है तो चाहे वेलोसिटी लो या स्पीड एक ही बात है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तो आप समझिए मोबिलिटी का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कितनी ड्रिफ्ट स्पीड अचीव होती है, उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो as we have seen conductivity arises from mobile charges charge carrier। कंडक्टिविटी कब आती है, जब मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं, मेटल में जो मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन आयोनाइज्ड गैसेज दे आर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। गैसेस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। वन शॉट में हमने इन सारी पॉइंट्स को एक बार में जो है क्लियर कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज मोबिलिटी म्यू डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो मोबिलिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितनी ड्रिफ्ट स्पीड या कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अचीव होती है, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। अगर हम यहाँ से इसकी जो यूनिट निकालते हैं तो दैट इज, देखो ड्रिफ्ट स्पीड या कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो तो होगी मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, जो कि पलट के अगर हम इसको भेजेंगे तो ये ऊपर जाके मीटर पर वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ये जो बन जाएगी, ये बन जाती है मोबिलिटी की एसआई यूनिट। अगर हम बात करें एंड इज 10 to the power 4 ऑफ मोबिलिटी, क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज इतनी, एंड इज 10 to the power 4 ऑफ मोबिलिटी इन प्रैक्टिकल यूनिट। हाँ जी भाई, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सीजीएस यूनिट में तो इस तरीके से आप इसको 10 to the power 4 टाइम्स का इसमें इंटू हो जाएगा। मोबिलिटी इज पॉजिटिव, मोबिलिटी कैसी है भाई, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने किस चीज की बात करी है, मैग्नीट्यूड की बात करी है। अगर हम वीडी के प्लेस पर ई टाउ अपॉन एम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा पलट जाएगा, या कहूं कि थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। देखिए मोबिलिटी की जगह पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ई टाउ अपॉन एम, ई देखो वीडी अपॉन ई है तो ई टाउ अपॉन एम, ये होगा ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, अपॉन में ई है, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो फॉर्मूला बचेगा मोबिलिटी का ये हो गया ई टाउ एम, ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ की। किसकी बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ की। देखो तो क्या बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं,
ओम्स लॉ की जो लिमिटेशन है उसकी हम बात करेंगे। ये जो ग्राफ है ये भी थोड़ा सा ज्यादा समझने लायक है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, ऑल्दो ओम्स लॉ हैज बीन फाउंड वैलिड ओवर लार्ज क्लासेस ऑफ मटेरियल। कहा जा रहा है कि ओम्स लॉ वैसे तो जो है ज्यादातर मटेरियल के लिए वैलिड होता है, लेकिन देयर डू एग्जिस्ट some materials and devices used in electric circuit where proportionality of V and I does not hold। कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे भी मटेरियल है जहां पे जो V is directly proportional to I, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, The deviation broadly are one or more of the following types। कह रहा है कि जो डेविएशन है, डेविएशन किस चीज का, कि जो V और I मतलब जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो रिलेशन है, ये कितने तरीके से डेविएट कर सकता है, या कहें कि भाई ये कितने तरीके का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि V ceases to proportional to I। हो सकता है कि भाई V और I प्रोपोर्शनलिटी होना ही रुक जाए, या फिर क्या हो रहा है, सेकंड केस जो बन रहा है, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। कह रहा है कि जो V और I का जो रिलेशन है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है, ये वोल्टेज के साइन पर भी डिपेंड करता है। ये देखो एनसीईआरटी रीडिंग करने से यही तो फायदे होते हैं कि आप अगर नीट की भी तैयारी कर रहे हो, हाँ आप 12th ही बहुत अच्छे से दे रहे हो, तो आपको बढ़िया से जो है इसको पढ़ोगे तो आपकी बारीकियां क्लियर होंगी। तो आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट पहले ना पता हो कि जो रिलेशन जो V और I का जो है, करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है, ये वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज के साइन पर डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि I इज द करंट फॉर सर्टेन V, अगर किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमें करंट मिल रहा है I, आगे समझना, देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ V कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स्ड। तो अगर हम इस V की डायरेक्शन को बदल दें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ना बदलें, तो आप ये देखेंगे कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है, प्रोड्यूस करंट एज सेम, तो आगे आप क्या देखेंगे, डज नॉट प्रोड्यूस सेम करंट I इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस वाले केस में आपको जो I करंट है जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या देखो 10 वोल्ट पे जो आपको जो करंट मिल रहा है वो -10 वोल्ट पे मिले, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं। दिस हैपेंस फॉर एग्जांपल इन ए डायोड। और ऐसा कहां होता है, ऐसा होता है डायोड में। और ऐसा कहां नहीं पढ़ने को मिलता, जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं टीचर आपको बहुत सारी चीजें चाहकर भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। आप खुद बोलोगे सर मैं सोया सोया सा फील कर रहा हूं, है ना, मतलब मुझे बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो आपको इस तरह से चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तभी जाकर के हमारी जो पढ़ाई है वो साकार हो सकती है और हम बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बताओ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई। डायोड क्या होता है, डायोड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब दो ऑपोजिट, मतलब आप आगे पढ़ोगे तो आप ये जानोगे आगे आने वाले चैप्टर में कि एक हमारे पास एक सेमी कंडक्टिंग क्रिस्टल होता है, उसके एक टाइप पर हम पॉजिटिव टाइप और एक टाइप पर, मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं भी, हालांकि पी टाइप और एन टाइप का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी चलो। तो इसके एक एंड पे हम पी टाइप क्रिस्टल बनाते हैं, इसके एक एंड पे एन टाइप क्रिस्टल बनाते हैं, और ऐसे डिवाइस को हम बोलते हैं डायोड। ठीक है, तो जो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि अपना कंप्यूटर हो गया या ये डिजिटल पैनल हो गया, इनमें काफी सारे डायोड लगे होंगे। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पर ऐसे केस में जो ओम्स लॉ है ये फॉलो नहीं होता। ठीक है, और जब ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता तो कैसा कैसा ग्राफ मिलता है, देखिए जरा, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे द डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द लीनियर ओम्स लॉ। हाँ, द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज V फॉर गुड कंडक्टर। आप यहां पर देखिए कि जो आप भी देख रहे हैं सॉलिड लाइन जो है ये गुड कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ है। ठीक है, और ये मान के चलिए ये आपका जो लीनियर ओम्स लॉ है, लीनियर ओम्स लॉ का मतलब है कि हमेशा V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो आप ये देखें कि चाहे कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आता है, देखो एक पर्टिकुलर रेंज पर तो V और I ये दोनों एकदम सेम जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कंडक्टर जो है ये हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये अब कुछ थोड़ा सा डेविएट होने लग जाएगा। देखो क्या होता है कि अगर वोल्टेज बहुत बड़ा
है ना, तो करंट भी बहुत बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो करंट भी बढ़ेगा तो उसमें कोलिजन वगैरह ज्यादा हो जाता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ में भी चेंजेस आ सकते हैं इस करंट से। तो वहां पर फिजिकल कंडीशन कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो वहां पर जो डेविएशन है ये इस तरीके से हो जाता है। क्लियर है? तो ये डेविएशन है बी और आई का, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये नॉर्मल कंडक्टर के लिए है, जबकि आप यहां पर देखें सेमीकंडक्टर के लिए, किसके लिए? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर समझते हो? सेमीकंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर जैसे कि 0 केल्विन पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा के कर देते हैं 300 केल्विन, मतलब अप्रॉक्स 27 डिग्री सेल्सियस, तो भाई इनके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं हीट मिलने के कारण से, और उसके कारण से करंट बनता है। तो पहले ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते थे, अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर से मिलकर के बनते हैं डायोड। तो डायोड वाले केस में हमने देखा कि भाई जो बिहेवियर V वोल्टेज पर अभी है, वही अगर मैं इस V को रिवर्स कर दूं, अगर मैं इस V को, जैसे यहाँ पे -2 वोल्ट पे देखो, सॉरी +2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट पे करंट इतना है, जबकि -2 वोल्ट पे करंट सिर्फ इतना सा है। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो? तो आप ये -2 वोल्ट पे ये करंट लीनियर ही हो गया, है ना, ये बिल्कुल सैचुरेट कर गया। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो जो मैंने आपको बताया था कि +V पे जो करंट है जैसे कि I, वो -V पे भी I करंट नहीं रहेगा, ठीक। अच्छा, यहां पर एक जो ग्राफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। कौन सा? ये गैलियम आर्सेनाइड के लिए है। मैं इस ग्राफ को हर बार कहता हूं भाई ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस ग्राफ में बढ़िया से जो है इसको समझे, हमने वन शॉट में इसको कंप्लीट करके रखा है। ये ग्राफ आपसे पूछा सकता है, ये ग्राफ बताओ किसके लिए? तो ये ग्राफ है गैलियम आर्सेनाइड के लिए, ठीक। ये इस ग्राफ का नॉन लीनियर रीजन है, मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन है, मतलब जहां पे जो रेजिस्टेंस है ये कम हो रही है, ठीक है। ये वो रीजन है जहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो इस ग्राफ की अच्छे से आपको ये स्टडी करनी होती है। इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन शॉट में मैंने इसके सभी क्वेश्चंस को कराया है कि भाई कहां पे कैसा कैसा स्लोप आपको बताना है, ठीक है। तो आगे यहां पर आपने देख लिया कि सी जो है क्या पॉइंट है कि बी और आई का जो रिलेशन है ये यूनिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स हो, है ना। कुछ केसेस में ये अलग अलग बिहेवियर भी शो करता है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड केस में मटेरियल एंड डिवाइसेस नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ आर एक्चुअली वाइड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। भाई जो मटेरियल ऐसे या कहूं ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इस तरीके के मटेरियल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में खूब यूज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओमिक कंडक्टर यूज होते हैं, ऐसे कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे कि जो चिप वगैरह टाइप होता है, उसमें ऐसे कंडक्टर यूज होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, और हेडिंग अभी हमें मिल गई 3.7, 3.5 का हम आगे पहुंच गए थे ना। तो 3.7 में देखो क्या दिया जा रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है, सारी बातें। तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बाय मटेरियल को हमने 3 टाइप से क्लासिफाई करा है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनकी रेजिस्टिविटी के बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम में जो रेजिस्टिविटी है वो कुछ है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, तभी उनमें करंट फ्लो नहीं होता। आगे आप ये देखेंगे मेटल्स हैव लो रेजिस्टिविटी, मेटल की रेजिस्टिविटी काफी कम है, -8 ओम मीटर। उसके बाद सेमीकंडक्टर की -6 ओम मीटर, जबकि जो रेजिस्टिविटी है सेरेमिक, रबर, प्लास्टिक मतलब इंसुलेटर की, वो 1018 टाइम्स ग्रेटर देन होती है मेटल, मतलब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है मेटल्स के से ज्यादा इंसुलेटर की, ठीक है। आगे आप क्या देख रहे हैं, इन बिटवीन द टू आर सेमीकंडक्टर, these however have resistivities characteristically decreasing with rise in temperature। देखो यहां पर क्या बात करी जा रही है कि जैसे जैसे आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके अंदर अभी मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मतलब उसमें करंट बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या दे रहा है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है सेमीकंडक्टर की, और रेजिस्टिविटी
का जैसे ऐसा होता है कि सिर्फ आप टेम्परेचर कितना ही बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टिविटी को कम करने का एक और तरीका होता है कि सेमीकंडक्टर में हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, मतलब कुछ आउटसाइड एटम मिला देते हैं जो कि उसमें करंट जो कि उसमें चार्ज कैरियर को क्रिएट करते हैं और रेजिस्टिविटी को कम कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ने को मिलेंगी। सेमीकंडक्टर पूरा ही एक चैप्टर, पूरी एक यूनिट है, ये हम इसको समझेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। भाई रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है? तो देखो हम ये चीज समझते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मतलब जो मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डिफरेंट मटेरियल डू नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। हर मटेरियल की जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब हर मटेरियल एक जैसा ही नहीं डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, जैसे कि मेटल। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर। अभी बताया टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो तो क्या होगा भाई, करंट बनने लग जाएगा, जो कि पहले नहीं था। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम हो गई, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कंडक्टर में ऑलरेडी पहले बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें और ज्यादा भड़ाबड़ कोलिजन जो है उसमें बढ़ गया। ठीक है। और इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन, केमिकल जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट बना सकता है जो है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है पतला हो जाता है, थिन, आम भाषा में उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कम हो गई, इलेक्ट्रॉन जो आयंस होते हैं उनको एक जगह दूसरे जगह जाने में आसानी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रोलाइट का जो टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, कम कोलिजन होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें अलॉय की, तो अलॉय जो होता है ये मिक्सचर होता है मेटल प्लस मेटल या मेटल प्लस नॉन मेटल का। तो अलॉय में टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है ये बढ़ती है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही ज्यादा स्लो रेट से। क्यों? अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है। जब अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा ही जो है छोटा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। रेजिस्टिविटी ऑफ और टेम्परेचर का ये रिलेशन होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, तो रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है ये होता है कि रेजिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर। इस पर हमने न्यूमेरिकल भी करे हैं, मतलब ये कैसे बनता है इस पर हमने डिस्कशन करा था कि भाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो अल्फा होता है। इस पे हमने पढ़ा था कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। तो अगर ये मेरे पास R2 माइनस R1 है, ये मेरे पास T2 माइनस T1 है, तो यहां से अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर माने और जो रेजिस्टेंस माने वो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो। लेट्स से आपने इसको बोला डेल R, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी चेंज हो गई, तो आपने इसको बोला रो माइनस रो नॉट, टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है आपका रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, दैट इज रो नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये फॉर्मूला बनता है रेजिस्टिविटी का। अल्फा जो होता है ये होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर में अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी में भी चेंज होगा। तो जो रेशियो जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? क्या कहा जा रहा है कि चेंज इन रेजिस्टिविटी विद चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। और अगर आप इसको लिखना चाहें तो R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, इस तरीके से बना सकते हैं। जो R नॉट है ये है रेजिस्टेंस एट, मैं बोल सकता हूँ इनिशियल रेजिस्टेंस में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए जो ग्राफ है अलग अलग सब्सटेंस के वो हमने यहाँ पे देखे, जैसे कि कॉपर मेटल का ग्राफ हमने ये देखा, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर बीच में ये रिलेशन है कि आप ये देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस पहले देखो, पहले थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, फिर अचानक से रेजिस्टेंस बहुत तेज बढ़ गई। क्यों? कोलिजन बहुत बढ़ जाता है। अलॉय में हम देख सकते हैं, अलॉय में जैसे अलॉय नाइक्रोम एक अलॉय है ना, कॉन्स्टेंटन मैग्नीशियम एक अलॉय है। तो मैंने आपको बताया कि अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है। देखो जीरो से हमने स्टार्ट नहीं करी, अलॉय की रेजिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो लेकिन ये स्लो बढ़ेगी, धीरे धीरे। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने आपको बताया, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है ये इनवर्स है।
ठीक है, कैसा है, इनवर्स है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के इस तरह से हाइपरबोलिक शेप में ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है, जो ग्राफ बहुत अच्छे से करिए। ठीक, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ मेटल जैसे कि नाइक्रोम हो गया, जो कि आयरन निकेल क्रोमियम का, या कॉन्स्टेंटन मैंगनीन हो गया, ये अलॉयज है। तो इनके पास क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक लाइन करके थोड़ा सा और समझा देता हूँ। अनलाइक मेटल, जैसा कि मेटल में होता है वैसा नहीं होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो उस पर हमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। आप एक एक पॉइंट पढ़ें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताओ, पहले ये बताओ, वीडियो की टाइमिंग अप्रॉक्स 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है। आप अगर यहां तक आए हैं तो जरूर से कमेंट करके बताएं कि सर मैं 1 घंटे के बाद तक इस वीडियो को देख चुका हूं। मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम आप तो हो जो यहां तक आए। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। देखो, जब आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, कम से कम कोई बच्चा तो है जो पूरा पढ़ रहा है, जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर आप पढ़ रहे हो, आप यहां तक पहुंचे हो, तो जरूर से कमेंट करना कि सर मैं इतनी टाइमिंग तक आ चुका हूं। आई विल बी फीलिंग मोर देन हैप्पी गाइस। ठीक है, तो चलिए, तो अभी हम ये एग्जाम्पल वगैरह मैंने इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। अभी हम आ जाते हैं जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, दैट इज 3.9, और इसमें समझ लेते हैं कि भाई देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर के बारे में क्या बातें कही जा रही हैं। देखिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कंसीडर, आप एक कंडक्टर कंसीडर करें जिसके 2 पॉइंट्स हैं। एक कंडक्टर कंसीडर करें जिसके 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। आगे क्या है, इन विच करंट आई इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। कह रहा है कि इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है ए से लेके बी तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी आर डिनोटेड बाय इस तरीके से वी ए एंड बी बी। तो देखिए, कह रहा है कि ये कंडक्टर है, इस तरीके से ए से बी में करंट फ्लो हो रहा है। तो दे रहा है कि भाई क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब है ए होगा हायर पोटेंशियल पे और बी होगा लोअर पोटेंशियल पे। तो ये हो गया हायर पोटेंशियल पे और ये हो गया लोअर पोटेंशियल पे। मतलब वी ए की वैल्यू ज्यादा है और वी बी की वैल्यू कम है। ठीक है, आगे क्या दिया जा रहा है, तो इस तरीके से अगर आप भी देखें कि आप, क्योंकि बी ए हायर पोटेंशियल पे है और वी बी लोअर पोटेंशियल पे है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज कही जा रही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस बार वो कैसा है, ये नॉन जीरो निकल के आने वाला है। बताओ, ये बात आपको समझ में आई। इन टाइम इंटरवल डेल टी एन अमाउंट ऑफ चार्ज डेल क्यू travels from A to B, the potential energy of charge at A by definition was Q into VA, and the potential energy of charge at B is Q into VB। देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई कुछ टाइम डेल टी टाइम में कुछ चार्ज जो है यहां से यहां मूव करा। तो आप जानते हो कि जो एनर्जी, जो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे जो एनर्जी है, अगर हम इस पॉइंट पे एनर्जी देखते हैं तो वो एनर्जी क्या होगी, वी ए का पोटेंशियल इनटू इस पॉइंट पे जो चार्ज है। ठीक है, नाउ इसी प्रकार से अगर हम यहां पर जो एनर्जी देखें चार्ज की, तो क्या होगी, वी बी का पोटेंशियल और उस जगह पे जो चार्ज पहुंचा। क्लियर, तो अगर आप यहां पर देखो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालना चाहोगे, देखो वर्क का फॉर्मूला ये होता है ना, यहीं से बना। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, आप ये देखिए कि क्योंकि बी का लो पोटेंशियल है, कैसा पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, क्योंकि फाइनली चार्ज यहां पहुंच रहा है ना, यहां पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फाइनली जो, देखो चार्ज तो दोनों पे सेम है, चार्ज तो दोनों पे सेम है ना, बस पोटेंशियल इसका कम है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे तो जो एनर्जी जो निकल के आएगी, ये कैसी निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा दैट इज लेस देन जीरो। देखो, तो ये चीज हमने यहां पर बताई। तो इफ चार्ज इज मूव्ड विदाउट कोलिजन, तो आप यहां पे समझ गए, तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट इज नेगेटिव। तो चार्ज जब ए से बी में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसा हो गया, नेगेटिव चेंज आ गया। कैसा चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया। बताओ, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में किस प्रकार का चेंज आ रहा है। अगर आप इसका फॉर्मूला ही बनाना चाहते हो, देखो तो आप यहाँ पे
फॉर्मूला बना सकते हो कि डेल क्यू की जगह पे आप आई इंटू डेल टी लिख सकते हैं, और कैसा आ रहा है, और ये नेगेटिव आ रहा है। तो इतनी गहराई की बातें आपको सीखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर और क्या कही जा रही है कि जो भी यहाँ पे समझे कि जो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव चेंज क्यों आया है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव चेंज क्यों आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट होना था इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, तो अभी आप भी देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होगी, लेकिन ये पॉजिटिव होगी। कैसे होगी, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अभी देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं। Thus, in case charges were moving freely through the conductor under the action of electric field, their kinetic energy would increase as they move. मतलब kinetic energy बढ़ती है जबकि potential energy घट जाती है। However, seen earlier on the average, charge carries do not move with acceleration but steady drift velocity. जो charge होते हैं एक average drift velocity से move करते हैं। एक्सेल, क्योंकि एवरेज की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग चार्जेस की जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है। ठीक है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। बिकॉज कोलिजन विद आयंस एंड एटम ड्यूरिंग ट्रांजिट। आगे क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन द एनर्जी गेन्ड बाय चार्जेस thus is shared with the atoms. The atom move with more vigorously, the conductor heats up. Thus an actual conductor, the amount of energy dissipated in heat as ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो मतलब उसने क्या बात बोली कि जो भी जब चार्जेस फ्लो होते हैं, एक दूसरे से चार्जेस टकराते हैं तो हीट एनर्जी वहां से निकलती है। अब हीट एनर्जी निकलती है तो वहां पर एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है। तो जो चेंज इन वर्क जो आता है, चेंज इन एनर्जी जो आती है, दैट इज आई वी इंटू डेल टी। आई इंटू डेल टी क्या है भाई, चार्ज है, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो कोई भी जो सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें जो करंट जो फ्लो होता है, लेट्स से ये करंट फ्लो होता है आई, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी है। तो ये बैटरी ही तो है जो इस करंट को, इन चार्जेस को मूव करा रही है। तो भाई वर्क कौन कर रहा है, वर्क कर रही है बैटरी चार्जेस को मूव कराने में। और जो वर्क करेगी वो ऑब्वियस सी बात है, बल्ब लगाए तो भाई बल्ब से एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि जो वर्क या कहें एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, उसके बाद वर्क की जगह पे हम लिखते हैं V इंटू क्यू बाय टी। तो क्यू बाय टी की जगह पे हम लिखते हैं V इंटू आई। तो पावर का जो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज P इज इक्वल टू आई इंटू वी या V इंटू आई। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर है। चलिए, मुझे भी एक्चुअल में आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है। तो आप देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया ना। तो ओम्स लॉ का अगर हम यूज करते हैं, पावर V की जगह हम आई आर पुट करेंगे तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं। आई स्क्वायर आर फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक, द पावर लॉस इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर कैरिंग करंट आई, it is the power which heats up, for example the coil of electric bulb incandescent radiating out heat। मतलब जो पावर का जो लॉस होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप बल्ब जला रहे हैं तो उसमें हीट निकल रही है तो वहां पे लॉस हो रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर जो कॉइल्स हो रही हैं उसमें से हीट निकल रही है तो वहां पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। अब सवाल आ रहा है कि वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, यहां से ईएमएफ की बात करेंगे शायद से, है ना। तो क्या सवाल आ रहा है, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, पूछ रहा है ये पावर कैसे आती है, कहां से आती है। तो आगे दिया जा रहा है एज वी हैव रीजनड बिफोर, जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है एक स्टेडी करंट को मेंटेन करने के लिए। इट इज क्लियरली दिस सोर्स विच मस्ट सप्लाई दिस पावर। तो मतलब हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है जो लगातार ये पावर, एक लगातार स्टेडी करंट देती रहे, है ना। और यहां पर हमने क्या माना है कि भाई ये आप एक सेल या फिर एक बैटरी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ये यहां पर दिखाया जा रहा है। और इसी सेल, इसी बैटरी से लगातार हमको स्टेडी करंट मिलेगा, यही लगातार पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इट इज द केमिकल एनर्जी ऑफ सेल विच सप्लाइज दिस पावर एज लॉन्ग एज इट कैन। मतलब ये जो सेल है इसकी केमिकल एनर्जी लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और यही जो है पावर सप्लाई कर रही है एज लॉन्ग एज इट कैन। मतलब जब तक ये कर सकती है, जब तक इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहेंगी, जब तक ये काम होता रहेगा। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे आप ये चीज समझते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ध्यान नहीं कर पाया आगे ईएमएफ कब आने वाला है, लेकिन मैं चलो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी सेल
ये क्या होता है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आए, लेकिन ये लगातार कब आते रहेंगे, तो इसके लिए हम एक बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहले माना जाता था कि भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की साइड आ रहा है, ठीक है, तो पहले माना जाता था कि इस इलेक्ट्रॉन पे ना एक फोर्स लग रहा है, ये बैटरी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रही है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम रख दिया गया। लेकिन ये चीज गलत बाद में साबित हो गई कि बैटरी कोई फोर्स नहीं लगाती, ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये एनर्जी है जो कि किसी चार्ज को अपनी साइकिल पूरी करने के लिए, चक्कर पूरा करने के लिए चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल की एनर्जी है जो कि किसी चार्ज को अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए चाहिए होती है। और हम इसको क्या बोलते हैं कि किसी भी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है ओपन सर्किट में, जैसे अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट ही रहेगा। तो ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, उसको भी आप ईएमएफ कहते हैं। क्योंकि अगर आप क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे करंट लिया जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ओपन सर्किट में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, हो सकता है एनसीईआरटी की लाइन में मिस हो जाती, इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पे बताई। आगे, द रिएक्शन फॉर पावर शोज द डिपेंडेंसी ऑफ पावर एंड डिसिपेटेड रेजिस्टेंस। तो आपने जो अभी फॉर्मूले दिखाई स्क्वायर आर v स्क्वायर अपॉन आर, तो वहां से आपको पता पड़ रहा है कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन 3.3 एज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन टू पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम and factories which may be 100 miles away via transmission. One obviously wants to minimize the power loss in transmission cables connecting the power station to home and factories, ठीक है। We shall now how this can be achieved. Consider a device R which is delivered via transmission cable having a resistance R dissipated by finally if V is the voltage, ठीक है। तो देखो वो क्या कह रहा है, यहाँ पर सिंपल सी बात आपको बताई जा रही है और मैं एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड करके आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पावर स्टेशन जो हमारे होते हैं, ये जो भी पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ से घरों तक, फैक्ट्रीज तक जो पावर आती है वो पावर आती है केबल्स के थ्रू, ठीक है। तो पावर जो आती है इसको हम बोलते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमें रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना, क्योंकि तो करंट फ्लो होगा तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि फिर कोलिजन होगा तो हीट का लॉस होगा, तो वहां पे पावर का फालतू में लॉस हो जाएगा। तो जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जैसे आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे आगे तो आपको पता पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से जो होता है इस ये जो हाई टेंशन लाइन आ रही होती है इसके अंदर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हाँ जी, ऐसा होता है ना, करंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आप वोल्टेज को अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ये ओम्स लॉ वाली बात नहीं कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने वोल्टेज को, हर जगह थोड़ी ना वो अप्लाई होता है, आपने वोल्टेज को अगर आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो भाई एनर्जी तो उतनी है तो करंट कम हो जाएगा, है ना। और करंट कम हो जाएगा तो हम देखेंगे कोलिजन नहीं होगा, बाद में दूसरे एंड पे ट्रांसफार्मर से फिर से वोल्टेज चेंज करके अपने घरों के यूज इस्तेमाल लायक कर दिया जाता है ना। तो जो P इज इक्वल टू V इंटू आई जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, इसका ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा यूज होता है कि वोल्टेज को बढ़ा दें तो करंट अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें बताई जा रही है। द कनेक्टिंग वायर्स फ्रॉम पावर स्टेशन टू डिवाइस हैज फाइनाइट रेजिस्टेंस RC, द पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ करंट व्हिच इज वेस्टेड इन PC। तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि अगर वैसे तो क्योंकि ये अपन अभी डायरेक्ट करंट पढ़ रहे हैं ना, तो वो बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। सिंपल क्या बता रहा है वो अपन पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि अगर करंट I आ रहा है रेजिस्टेंस R के थ्रू तो इतना पावर लॉस वहां पर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो आगे ये हाँ जी दे दिया thus to drive a device of power P, the power wasted in connecting wires is inversely proportional to V स्क्वायर। यहाँ पे दे रहा है कि जो पावर है, ये देखो यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो पावर कंजम्पशन है या कहें कि जो पावर लॉस है ये V स्क्वायर वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या देखते हैं कि वो ट्रांसमिशन केबल जो कि हमारे घर से 100 माइल्स काफी दूर है, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर हम पावर लॉस को, पावर कंजम्पशन को रास्ते में घटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
These wire carry current at enormous value, and this is the reason for high voltage danger sign of transmission lines. Common sign that we move away from the populated area. Using electricity at such voltage is not safe. Hence, at other end, a device called transformer lowers the voltage at टू वैल्यू फॉर सुटेबल यूज। क्या बोल दिया अभी आपसे, आपसे बोला ना कि भाई जो ट्रांसमिशन जो लाइंस आ रही हैं यहाँ से पावर स्टेशन से हमारे घरों तक जो सप्लाई होती है, भाई इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट फ्लो होता है, मतलब हाई वोल्टेज ये ट्रांसमिशन लाइन होती है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएंगे तभी करंट को कम करा जा सकता है रास्ते में। और उसके बाद दूसरे एंड पे एक डिवाइस लग, जैसे आपने कहा है भाई अपने घर का के बाहर जो डीपी लगी है, खंबा लगा है, पोल लगा है, उस पर ट्रांसफॉर्मर फूक गया, आपने सुना होगा। ट्रांसफॉर्मर का काम ही क्या है, जो हाई वोल्टेज आया है वो अपन उसको अपने घरों में यूज नहीं कर सकते, घरों में चाहिए सिर्फ 220 वोल्ट, तो वो जो ट्रांसफॉर्मर है उसको फिर स्टेप डाउन करके हमें ये देगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम जो पावर लॉस से बच सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमने क्या क्या बताया आपको, 3.10 सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, ये हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसमें चलिए, तो फिगर नंबर 3.12 में क्या बता रहा है, आप भी देखोगे, ये भाई एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, दे आर इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक, द इलेक्ट्रोड एक्सचेंज द चार्जेस। अब भाई जैसे मान के चलो अगर हम एक बैटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे यहाँ पे चार्जेस का एक्सचेंज हो रहा है। एक जो है पॉजिटिवली चार्ज बन रही है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज बन रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैज पॉजिटिव पोटेंशियल between itself and electrolyte immediately adjacent to A in figure। क्या दे रहा है कि भाई इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में, और खुद ही कंपैरिजन इसका कैसा पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव, जबकि दूसरी वाले के पास कैसा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव। वेयर व्हेन देयर इज नो करंट द इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। क्या कह रहा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट में सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है so that potential difference between P and N is, ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जब कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या हो जाता है, ये एड अप हो जाता है। जैसे कि ये +10 वोल्ट पे है, ये -10 वोल्ट पे है, तो भाई नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा। कितना कहलाएगा भाई, ये 0 से 10 आ गया, ये 0 10 पीछे, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये 20 वोल्ट हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसी डिफरेंस को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो। एनसीईआरटी की भाषा में इस तरीके से डिफाइन करा गया है। क्लियर है कि भाई दोनों पे कुछ, इस पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, इस पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, जब किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मींस मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट की बात करी जा रही है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, देखो व्हेन देयर इज नो करंट, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है इसी को क्या बोला, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। तो ईएमएफ जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे क्या दे रहा है, नाउ नोट दैट ईएमएफ इज एक्चुअली ए पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या है, एक्चुअली में एक सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ क्या है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट ए फोर्स। जो बात मैंने आपको बता दी है कि भाई ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस है, फोर्स नहीं है। और ये जो नाम पड़ा है हिस्टोरिकल रीजन के कारण पड़ा है। ठीक है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। चलो मैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ जाऊंगा, ये सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा देखो, इज इक्वल टू EMF। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको बताऊं कि EMF की जब हम बात करते हैं ना, EMF की जब हम बात करते हैं तो EMF एक्चुअल में क्या होता है ना, कि रास्ते में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं ना उन सबको जोड़ दोगे ना तो बनेगा ईएमएफ। एक्चुअल में ईएमएफ क्या है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू, यहां से आप चले, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया I इंटू आर, और इंटरनल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया I इंटू आर, इसको मिला के बनता है ईएमएफ। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में I इंटू आर को आप बोलते हो टर्मिनल वोल्टेज V, और इंटरनल सर्किट में सिंपल आप बोलते हो I इंटू आर।
तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ईएमएफ है वो बड़ा होता है वोल्टेज से थोड़ा सा आईआर ज्यादा, ठीक, याद रखिए। जब आप चार्ज ले रहे होते हैं, यहां से जब आप चार्ज ले रहे होते हैं, जब आप सेल को रिचार्ज करते हैं, तो जरा खुद सोचो, जब आप सेल को रिचार्ज करते हैं तो पहले चार्ज किसके पास आता है? पहले जो एनर्जी आती है वो टर्मिनल के पास, करंट टर्मिनल के पास आता है, तब बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। तो रिचार्ज वाले केस में क्या होता है कि जो एनर्जी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है और जो ईएमएफ है वो कम होता है, ठीक है। तो यहां से आप ये चीज बता सकते हैं कि आई आर, ये देखो मैंने आपको बताया E इज इक्वल टू, ये आई आर अगर इस साइड चला जाएगा तो आई आर प्लस आई आर ये बन जाता है, ये है आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो यहां से करंट का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये ईएमएफ के फॉर्म में करंट का फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस आर और सेल के इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी तो कोलिजन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो भाई यहां पर देखेंगे कि करंट का जो है ये फॉर्मूला बन गया। जब हम बात करते हैं मैक्सिमम करंट की, बिल्कुल हम एंड तक आ गए हैं और आपको अभी भी लाइन बाय लाइन सुख जो है एनसीईआरटी का वो मिल रहा है, इसको भूल मत जाना। 1 घंटे करीब 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखिए कि करंट का फॉर्मूला बन गया। और मैक्सिमम करंट कब मिलता है हमें, तो आप इसको देख लो कि जब किसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ये कैसी हो जाती है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत बहुत कम हो जाती है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तब आप ये देखते हैं कि भाई जो मैक्सिमम करंट जो होता है ये होता है आई इज इक्वल टू आर, तो जीरो हो गया या कहीं बहुत छोटा हो गया तो ये ई अपॉन आर मिल जाता है। ऐसे केस को अपन शॉर्ट सर्किट वाला केस भी कहते हैं और इससे परमानेंट डैमेज जो है ये भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे कुछ और, हाउएवर इन द मोस्ट ऑफ सेल मैक्सिमम अलाउड करंट इज मच लोअर देन दिस टू प्रिवेंट द परमानेंट डैमेज। तो जो अपनी प्रैक्टिकल जो सर्किट होती है उसमें जो करंट जो होता है वो इस वैल्यू से हमेशा कम रखा जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो, ठीक है। आगे सेल्स का, क्योंकि ये अपने पास नई वाली बुक है तो इसमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। सेल्स का यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब सेल्स सीरीज में और पैरेलल में लगाई जाती हैं तब क्या होता है। तो देखिए जरा, तो जब सेल्स को सीरीज में, हालांकि इसमें थोड़े से कम पॉइंट्स दिए हैं, हमने कुछ और बातें जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बताई है। अपने वन शॉट में तो जरूर से जाइए और उसको देख सकते हैं। कैसे देखोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट बाय अभिषेक साहू, नई वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको आप एक बार देख लेना। देखो जब सेल इस तरीके से कनेक्ट करी जाती हैं कि एक सेल ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, तो जब एक सेल का जो नेगेटिव है दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, सब में सेम करंट फ्लो हो रहा होता है, तो हम बोल देते हैं कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये दो सेल है E1 और E2, इनका ईएमएफ है। जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट करा तो लेट्स से इनका जो ईएमएफ हो गया इसको हमने बोला इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखो हर सेल के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होती है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी जो है कॉम्बिनेशन में बदल जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होती है ये एड अप हो जाती है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ये जो डेरिवेशन है इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखो डायरेक्ट रिजल्ट आप इसको समझें, यही हमारे काम आने वाला है। हालांकि अगर आप इसका डेरिवेशन देखेंगे तो एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ हो जाता है ऐड और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इंटरनल है वो भी हो जाती है ऐड। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, अच्छा ठीक है, तो यहां पर जो रूल्स हैं, मतलब जो रिजल्ट जो निकल के आया वो यही निकल के आया है कि द इक्विवेलेंट। अच्छा यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये क्या चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर आपने सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट करा है, इस तरीके से, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये तो ठीक है, ये E1 है और ये E2 है। तो जो नेट जो ईएमएफ आपको मिलेगा ये हो जाएगा E1 प्लस E2। लेकिन अगर आपने ऐसे कनेक्शन कर दिया कि भाई ऐसे कनेक्शन कर दिया ये इस तरीके से,
इसका ईएमएफ E1 है और इसका ईएमएफ E2 है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये ऑपोज करेंगे ना, तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा ये हो जाएगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जिसका ईएमएफ बड़ा होगा वो ताकतवर सेल होगी और वही सर्किट में करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पर समझ ली हैं। सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन L इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटरनल मतलब सबका जो सेल का जो ईएमएफ है उसका सम हो जाएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ जब आप निकालेंगे। रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेल द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक्सप्रेशन। ठीक है नाउ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको हो जाएंगी। यहाँ पर आप ये देखिए, तो जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो करंट जो होता है करंट आई, ये करंट आई दो फॉर्म में डिवाइड हो जाता है, एक I1 और एक I2। तो जो करंट जो होगा हो जाएगा ये करंट एडअप हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप यहाँ पर भी अगर आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं तो ये हमें फॉर्मूला जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ का मिल जाता है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होती है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बढ़िया से आप याद करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। E1 में R2 का इंटू कर देना है, E2 में R1 कर देना, अपॉन में रेजिस्टेंस लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ईएमएफ वगैरह की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ जाते हैं, किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। देखो, तो किरचॉफ लॉ आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी हो। किरचॉफ लॉ में देखो क्या होता है, अगर किसी सर्किट में, आपको बता दें, यदि किसी सर्किट में कॉम्प्लेक्स सा कॉम्बिनेशन बना है तो हम उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमें किरचॉफ लॉ लगा के उस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट, ये सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, एक दिया था किरचॉफ करंट रूल और दूसरा दिया था वोल्टेज रूल, है ना। तो चलो देखो इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल इंटरकनेक्टेड समटाइम्स इन कॉम्प्लिकेटेड वे। देखो जो बात मैंने अभी आपसे कही वही यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड वेज में, थोड़े से मुश्किल तरीके से कई सारे सेल, कई सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो जो फॉर्मूले जो हमने डिराइव करे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के, ये सफिशिएंट नहीं हो पाते करंट वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे केस में हमें किरचॉफ ने दो रूल दिए, है ना। किरचॉफ ने हमें दो रूल दिए। कौन कौन से रूल दिए, एक किरचॉफ का करंट रूल और किरचॉफ का जंक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बातें हैं वो हम थोड़ा सा, इसमें आपको इस चीज को पढ़ने की जरा भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जंक्शन रूल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जंक्शन रूल की अगर हम बात करते हैं, जंक्शन रूल में देखो क्या दिया हुआ है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, है ना। जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा कंडक्टर मीट कर रहे हो। तो कहा जा रहा है कि भाई किसी पर्टिकुलर जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है, जितना करंट एंटर करता है, लेट से दोनों को मिलाकर 10 एम्पियर हो रहा है, तो उस जंक्शन से उतना ही करंट एग्जिट भी कर जाएगा, उसको छोड़ के भी चला जाएगा। तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट ही एग्जिट कर जाएगा। तो ये किरचॉफ का जंक्शन रूल कहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया। तो यहाँ से हमें ये भी पता पड़ता है कि जो जंक्शन है, जंक्शन इज नॉट द सोर्स नॉर द सिंक, मतलब जंक्शन इज नाइदर सोर्स नॉर सिंक। ठीक है, मतलब ना तो ये खुद से चार्ज को क्रिएट करेगा और ना ही एब्जॉर्ब करेगा थोड़ा बहुत भी। ठीक है, जो चार्ज आया है ये उतना ही चार्ज वापस कर देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कही हुई हैं। और लूप लॉ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही सारी बातें, द टोटल करंट फ्लोइंग एट विच चार्ज फ्लो मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट एट चार्ज फ्लोइंग आउट। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जिस रेट से करंट आ रहा है उसी रेट से करंट जाएगा। तो वहां पे किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है वो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद लूप रूल की बात कर रहा है, लूप लॉ की बात कर रहा है। तो लूप लॉ की जब बात कर रहा है तो कह रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग ऑल रजिस्टर एंड सेल इन द लूप इज जीरो। कह रहा है कि जैसे मान के चलो, मैं इस सर्किट को नहीं मानता, मैं तो एकदम सिंपल सर्किट बनाता हूं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक सर्किट है, ये सेल लगी हुई है इसमें, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। देखो हमेशा जब जब
चार्ज के रास्ते में कोई रुकावट आती है ना, तब तक पोटेंशियल चेंज होता है। तो जैसे चार्ज इस बैटरी को पास करेगा तो पोटेंशियल बदलेगा, चार्ज जब इस रेजिस्टेंस को पास करेगा तो पोटेंशियल बदलेगा, चार्ज जब इस रेजिस्टेंस को पास करे करंट तब भी पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो चार्ज के रास्ते में जितनी बार रुकावट आती है तब तक पोटेंशियल चेंज होता है। जैसे इस बार पोटेंशियल चेंज हो गया, फिर इस बार पोटेंशियल चेंज हो गया, फिर इस बार पोटेंशियल चेंज हो गया, ठीक है। कभी करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएगा तो प्लस लेंगे, कभी करंट हायर टू लोअर जाएगा तो माइनस लेंगे। तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि भाई सर्किट में, क्लोज लूप में, अगर हम सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम करें, सभी पोटेंशियल डिफरेंस में का सम करें चेंजेस का, तो वो जो सम निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बात यहां पर कही जा रही है। क्यों जीरो निकल के आएगा? जैसे आप बैटरी को लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल जाओ, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो लोअर टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, हायर टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो यहां पर पोटेंशियल में चेंज आ गया पॉजिटिव, फिर यहां पे करंट हायर टू लोअर फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन तो वही है ना, तो यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, है ना। तो बस आप इस तरीके से यहां पर बता सकते हैं। क्लियर? तो ये पोटेंशियल के बारे में बात कही जा रही है। दिस रूल इज ऑब्वियसली obvious that since electric potential is dependent on location of point, तो बता दिया ना आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे बढ़ते समय पॉइंट टू पॉइंट बदलता है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो जो टोटल चेंज होता है ये कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल है भाई। इस तरीके के न्यूमेरिकल आप जब YouTube पे सर्च करेंगे किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू, तो वो आपको YouTube पर मिल जाएगा। तो आप किरचॉफ लॉ के काफी सारे न्यूमेरिकल जो कि मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर करा चुका हूं अलग अलग वीडियोस में, आप इनको देख सकते हैं। बस सर्च कर लेना किरचॉफ लॉ न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू। कमिंग टू द लास्ट एंड हेडिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, ऑफ दिस चैप्टर। देखो तो सबसे पहले वो सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे जो यहाँ तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि वीडियो की टाइमिंग हो चुकी है करीब 1 घंटे 40 मिनट। आपके कहने पर मैंने वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग खींच के गया हूं। अब मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है इस समय, लेकिन फिर भी हमने 1.25 घंटे की वीडियो अभी करी है। तो जरूर से मुझे कमेंट चाहिए ही चाहिए, है ना, ताकि, और हाँ बताना कि सर लाइन बाय लाइन बुक में ठीक है या ये वाला ठीक है। देखो मेजोरिटी जो कहेगी ना बच्चों की वो मैं करूंगा, ठीक। और हाँ बाकी बच्चे निराश ना हो, आपके लिए भी कुछ कर देंगे जरूर से। हाँ, और अगर आपको भी ये मेथड समझ में आया है तो जरूर से मुझे बताना। चलिए अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहा है। एज एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ कंसीडर सर्किट शोन इन फिगर 3.18, अभी हम देखने वाले हैं। इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब कह रहा है कि अभी ये 3.18 है, ये वाली आप सर्किट देखिए, है ना। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं इसी सर्किट को कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे इस लाइन में लिखा होगा कि जो 4 सर्किट हैं, ये 4 सर्किट किस फॉर्म में है? ये 4 सर्किट क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। ऐसा जो पैटर्न बना है इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हो, है ना। इसमें जब आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, तो किरचॉफ लॉ जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो एक अननोन रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ये जो किरचॉफ लॉ की हेल्प से आप बहुत सारे जरूरी काम कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज होता है वो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना ही होता है, और इसको हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम इसको किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन ही बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज नल पॉइंट मेथड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि ये हमें जब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके दे सकता है जब इस पॉइंट बी और इस पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए। जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उस गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसका ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये बैलेंस हो चुका है। पोटेंशियल बैलेंस कैसे होता है कि दोनों में से ये कोई भी एक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर करके यहाँ का पोटेंशियल या फिर यहाँ का पोटेंशियल बदल सकते हैं, और ऐसे पॉइंट पर ले आते हैं जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो जाए? सेम हो जाए। कैसा हो जाए? सेम हो जाए। तो भाई ऐसे कंडीशन में लेट्स से अगर मैं इन रेजिस्टेंस को आसानी से नाम दे दूं P Q R S, तो भाई इसको आप बोलेंगे कि भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन जो होती है दैट इज P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा भी देता हूं, अदरवाइज आप कहेंगे सर आपने लास्ट में आके जो है इसको पढ़ाया नहीं। तो आप यहाँ पर क्या लिखा है? द ब्रिज हैज 4 रेजिस्टेंसेस। ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4। वन पेयर ऑफ डायगोनली अपोजिट पॉइंट A एंड C
इस सोर्स इज कनेक्टेड विद, इसमें लिखा हुआ है भाई बैटरी से कनेक्टेड है, बीच में गैल्वेनोमीटर लग गया, बताया था ये बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है तो इसका कांटा हिलता है, ये बताता है कि भाई अभी जो सर्किट है वो बैलेंस हुई कि नहीं हुई। ठीक है, मैं देख लूं जरा सा कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बिल्कुल चल रही है। ठीक है ना, अभी देखिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो हाँ, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं डिटेल में, तो मैं इसमें आपको ये डिराइव करके फिर से नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको हमारा जो इसी पर्पज से जो हमने लेक्चर बनाया था वो देखना होगा। चलिए, तो ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म। आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ देता हूं कि भाई आप इसकी समरी वगैरह ये पढ़ ले, वैसे तो हमने सब कुछ क्लास में इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि अगर आप अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो जरूर से करो। आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स को जरूर से ज्वाइन कर ले, वहीं पर आपको सभी अपडेट वगैरह मिल जाएंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो काम आपसे बोला है वो जरूर करिए, मैं भी आपके काम को जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।